हिमांशु साहब, आपके पास मैं इसलिए आ रहा हूं कि एक इम्पोर्टेंट घटना हुई है और आपसे जरा उससे आप उसको बेहतर बता पाएंगे। एक और डिबेट शुरू हो गई है। एक तो सबका ये मानना है, चाहे वो मतलब उस जो बाहर से देख रहा है या वो, सबको लगता है कि भाई एक एक एनसीपी में एक रास्ता खुला रहता है। अजीत पवार साहब जब वापस आना चाहेंगे तो वापस आने में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक जनरल कॉन्सेंसस है। इसमें मुझे अभी तक कोई नहीं मिला जो इसको डिसएग्री करे। लोगों का ये भी कहना है, जैसा सुजीत नायर साहब कह रहे हैं कि ये अभी वहां गए हैं। और एक चीज याद दिला दूं मैं दर्शकों को, जब वो 80 घंटे के लिए बने थे हमारे अजीत पवार साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसमें एक ही काम हुआ था। बाकी महाराष्ट्र का क्या विकास हुआ था मुझे नहीं मालूम। एक ही काम हुआ था जो याद है, इनके जितने सिंचाई घोटाले के इनके जांच थी, वो क्लीन चिट मिलके गजट होके उसको इन्होंने बाहर निकाल लिया था। तो कई मामलों में अजीत पवार साहब अपने चचा के भी चचा हैं इन सब मामलों में। तो अब इसमें अगले 1-2 महीने में वो कौन कौन सी चीजें अपनी ठीक कर लेंगे, क्या नहीं कर लेंगे, ये अलग बात है। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, ये एक नया इशू शुरू हो गया है। और उसका कारण यह है कि लोगों का कहना है कि मुंबई की जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको एक प्रयास के तहत गुजरात कहिए, अहमदाबाद कहिए, वहां ले जाने का प्रयास है। वो गिफ्ट सिटी की बात हो रही है, वो जो टैक्स हेवन बनाने की बात हो रही है। और आज शायद जितनी मेरी जानकारी है, पहली बार एक आईपीओ की जो पहली रिंग है वो अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में बजी है, जो आज तक नहीं हुआ था। वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ही शुरू होता था। मैं थोड़ा इसका फाइनेंशियल एंगल भी आपसे, क्या ये महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात का एक फाइनेंशियल एंगल भी है, हिमांशु साहब? जी देखिए, बिल्कुल ये जो महाराष्ट्र में जो हालात पैदा हुए हैं उसमें मैं सुजीत नायर साहब ने जो पहले कहा कि ये जो ऑप्टिक्स बिल्टअप किया जा रहा है पवार वर्सेस पवार या पवार विद पवार, उसका आपको एक बहुत क्लियर कट एक डिमार्केशन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये जो ऑप्टिक्स बिल्टअप किया जा रहा है उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि पवार इज वर्सेस पवार। आने वाले दिनों में हमको पता चल जाएगा, पवार विल बी विद पवार, नो डाउट अबाउट दैट। पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो शरद पवार ही थे जिन्होंने इस फाइनेंशियल कैपिटल को, जहां से जैसे ये शिफ्ट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि बीकेसी में ऐसा लाइए, ये बात कही थी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट ऐसा बिल्ड हो रहा है कि आज आरबीआई के अलावा बॉम्बे में रहा क्या है, फिल्म सिटी। मतलब आरबीआई के गवर्नर को जिस तरीके से आपने जो भी उसमें कर लिया, तो एक आप स्टॉक एक्सचेंज पूरा 22 घंटे जो काम करता है वो आपने गिफ्ट सिटी में शुरू कर दिया बीएसई ने। तो अब रहा क्या है बॉम्बे में? तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो ये जो स्टेक होल्डर्स है महाराष्ट्र में, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुंबई से गुजरात में फाइनेंशियल कैपिटल को शिफ्ट किया जाए। ये बातें लगातार 2016-17 से बहुत सारे सर्किट्स में, बहुत सारे सर्कल्स में आ रही है। 2014 में मैं मुंबई में जब था तब भी ये चर्चाएं बहुत होती थी, क्योंकि गिफ्ट सिटी तब एक फ्लोटिंग प्रोजेक्ट था, हालांकि इस लेवल पे नहीं पहुंचा था। तो 2016 में, 2017 में जिस तरीके से वहां पे एक्सचेंज की शुरुआत हुई है सुबह, तब कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि ये खेल शुरू हो गया है। आते हैं महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसके ऊपर। हालांकि मैं जिस तरीके से उसे देख रहा हूं, एक जमाने में जैसे 2014 से पहले गुजरात से ऑप्टिक्स बिल्टअप किए जाते थे। गुजरात एक मॉडल स्टेट, एक इंसान जो एक मतलब एक विजन वाली व्यक्ति, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चीजें जो आ रही थी, और उसको जिस तरीके से लगातार उसको पुश किया गया, वैसे ही ऑप्टिक्स बिल्डिंग एक्सरसाइज महाराष्ट्र से शुरू हुई है। महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में एक मराठा सेंटिमेंट ट्रिगर हुआ, जिसमें हमने देखा कि शरद पवार जी एक सभा संबोधने जाते हैं, बरसती बारिश में छाता लेके, क्या जरूरत है? अगर आप अजीत पवार आज बोल रहे कि 83 ईयर्स की व्यक्ति, मतलब 83 साल के हैं, तो उनको क्या जरूरत है ये करने की? तो उन्होंने किया। उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला कि मराठा ना कभी दिल्ली दरबार के सामने झुका है ना कभी झुकेगा, और मराठा सेंटिमेंट पूरा ट्रिगर हुआ। पर मतलब हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हुई। महाविकास आघाड़ी की सरकार ने जिस तरीके से काम करना शुरू किया, तो सुशांत सिंह राजपूत वाला किस्सा आया। कहीं ना कहीं जो आर्य कॉलोनी में जो ग्रीन बेल्ट खत्म करने की बात थी, उसको लेके जो विवाद हुआ, उसमें ठाकरे फैमिली जिस तरीके से इन्वॉल्व हुआ, तो एक ऑप्टिक्स बिल्डिंग शुरू हुआ महाराष्ट्र से। अब आप देखिए महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं, शायद मेरे बाद अगर सुजीत नायर साहब इसके ऊपर कुछ विशेष प्रकाश डाल सके, तो मैं ये देख रहा हूं कि महाराष्ट्र के कई ऐसे आइकन्स
पॉलिटिकल आइकन्स और लीडर, इनका प्लेसमेंट देखिए, खास करके मराठियों का। आप बीजेपी में देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप देखिए कांग्रेस में सुप्रिया श्रीनाथ, वन ऑफ द फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन, जो कि एक टेलीविजन एंकर हुआ करती थी एक जमाने में। आप उसी तरीके से गुजरात में बीजेपी में आप देखिए CR पाटिल, सर्वे सर्वा, और जिस तरीके से सीट जिता के लाए, जो भी हुआ। नितिन गडकरी के स्टेटमेंट आए दिन जिस तरीके से आते रहते हैं, तो ये जो भले आज महाविकास अघाड़ी अलग है, या मतलब आप एनसीपी को अलग देख रहे हो, या बीजेपी को आप अलग देख रहे हो, या शिवसेना को अलग देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं ये पूरी की पूरी एक राजनीति की बिसात बिछाई जा रही है 2029 को ध्यान में रखते हुए। और जब कंपैरिजंस होती है कि आप राहुल गांधी के साथ नरेंद्र मोदी को कंपेयर कीजिए, मैं बहुत क्लियर हूं, आप राहुल गांधी के साथ नरेंद्र मोदी को कंपेयर मत कीजिए, लेकिन आप नरेंद्र मोदी को कंपेयर कीजिए शरद पवार के साथ। शरद पवार एक ऐसे मतलब राजनेता है जिन्होंने इतनी सरकारें देखी है, जिन्होंने दिल्ली में भी उस तरीके का शासन देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है, और हमेशा एक किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। तो क्या पता ये पूरा का पूरा चेस बोर्ड उनका बनाया हो, क्योंकि बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस फिलहाल मैं मुंबई के मतलब इक्विटी एनालिस्ट वगैरह के ग्रुप में, जहां पे चर्चाएं होती है, जहां पे पॉसिबिलिटीज पे बात होती है, क्योंकि लोगों का पैसा लगता है मुंबई में, मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, तो पॉसिबिलिटीज की बात होती है कि क्या हो सकता है अगर मान लीजिए कि आज जिस तरीके से रोहित पवार ने जो स्टेटमेंट दिया कि 6 महीने में चुनाव, दिसंबर 2023 में, क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकारियों को कहा गया है 4 दिन पहले का आप ईवीएम रिपेयर करवाइए या मेंटेन करिए, जो करिए। अगर ये 3 महीने तक यही ड्रामा होता रहा और 3 महीने के बाद सडनली मान लीजिए कि शिंदे गुट के जो लोग शिवसेना छोड़कर जो आए वो निकल गए, तो क्या ये सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा? जवाब है हाँ। अगर ये फ्लोर टेस्ट के लिए जाते और उसी समय एनसीपी के नेता भी सब निकल जाते हैं, या कांग्रेस में से जो बीजेपी में आए वो सब निकल जाते हैं, तो बीजेपी खड़ी कहां रहेगी? बीजेपी के लिए अस्तित्व का सवाल इसलिए है क्योंकि आप अगर देखें तो साउथ पूरा का पूरा जिस तरीके से बीजेपी का मतलब वहां कोई फुटप्रिंट नहीं है फिलहाल। कर्नाटका खत्म हो गया, तेलंगाना में आप हो नहीं, आप केरला में नहीं हो, आप तमिलनाडु में नहीं हो, तो कहीं मतलब गठबंधन के जरिए आप कहीं हो सकते हैं, लेकिन उस दिशा में भी कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। ईस्ट में बिजू पटनायक और ममता बनर्जी जिस तरीके से बैठे, और ईस्ट में जो हालात अभी मणिपुर को लेकर, वो इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी मतलब एक डिस्टेंस बनाएंगे, बिल्कुल तय बात है। रहा क्या नॉर्थ में भी आपके पास पंजाब और हिमाचल तो है नहीं, पंजाब सॉरी हिमाचल नहीं है, पंजाब नहीं है, आपके पास जम्मू कश्मीर नहीं है। नॉर्थ इंटरलैंड में आपके पास उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में हमको पता चल जाएगा, राजस्थान का भी पता चल जाएगा, हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करें तो। रहा क्या वेस्ट में? गुजरात और महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र जो है, आई एम श्योर सुजीत नायर साहब इसके ऊपर ज्यादा मतलब प्रकाश डाल पाएंगे। महाराष्ट्र आज की तारीख में फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का। तो अगर आप मान लीजिए 2024 में जो परिस्थितियां खड़ी हो रही है, अगर उसमें आपको अपना राजनीतिक अस्तित्व टिकाना है, तो आपको तिजोरी के ऊपर पकड़ जमा के रखनी होगी, क्योंकि जीएसटी का सबसे बड़ा कलेक्शन महाराष्ट्र से आ रहा है। कर्नाटका तो चला गया आपके हाथ से, अब महाराष्ट्र और गुजरात 2 ऐसे स्टेट है जिसके ऊपर आपको अपनी पकड़ मजबूत। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें मजबूरी बीजेपी की है, एनसीपी की नहीं है। और शिवसेना पूरा मतलब शरद पवार और ठाकरे फैमिली बैठ के पूरा खेल देख रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए ठाकरे फैमिली और पवार फैमिली वो रिश्तेदारी से भी जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से फैमिली ने पूरा राज किया है महाराष्ट्र में, तो वो अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, ये 2 कदम पीछे जा सकते हैं, लेकिन ये 4 कदम आगे चलने के लिए शायद ये चाल ना हो, तो ये देखना पड़ेगा। तो बात जहां से शुरू हुई कि फाइनेंशियल कैपिटल क्या ये शिफ्ट किया जा रहा है, शायद शिफ्ट ना हो, उसके चलते जब तक ये फाइनेंशियल कैपिटल है उसके ऊपर कब्जा जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मुझे बिल्कुल मजबूरी दिख रही है फिलहाल, और इसी के चलते ये पूरा का पूरा खेल हुआ है। लेकिन ये मुझे एक तरीके से बूबी ट्रैप या माउस ट्रैप लग रहा है, जिसमें अगर मान लीजिए कि 3 महीने के बाद जब चरम सीमा पे हो विधान लोकसभा के जो मतलब उसका जो कैंपेनिंग वगैरह, और ऐसे माहौल में अगर महाराष्ट्र मान लीजिए कि फिर से जला, पूरा का पूरा महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स मतलब एक बॉइलिंग पॉट पे आ गया, तो आप केंद्र पे फोकस करेंगे, लोकसभा पे फोकस करेंगे, या आप महाराष्ट्र पे फोकस करेंगे? हालांकि हम कॉमन मैन है, इन मुद्दों के बारे में हम चर्चा करते हैं बिल्कुल, जो लोग भाजपा की जो रणनीति बनाते हैं वो लोग भी ये सोच के ही बैठे होंगे। लेकिन देखना यही रहेगा ये अगले 6 महीने में कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स मुझे लगता है एक एपिसेंटर बन चुकी है अभी, और अगर कहीं ना कहीं 2029 में ये बात आनी है, तो मुझे लगता है तब महाविकास अघाड़ी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, या भाजपा हो, या जो भी हो, ये सब
संघ के एक मतलब जो संघ का एक डायरेक्टिव या डायरेक्शन हो उसके ऊपर ये पूरा महाराष्ट्रियन कमाल चलेगा और पूरा का पूरा मतलब हो सकता है कि 2029 से महाराष्ट्र से कोई ऐसा चेहरा आए जो राष्ट्र की राजनीति में अपना मतलब परचम ले रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए जो ऑप्टिक्स बिल्टअप हो रहे थे वो सडनली गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। राजस्थान से ऐसे कोई ऑप्टिक्स बिल्टअप नहीं हो रहे, ना ही जम्मू कश्मीर से हो रहे, ना ही मध्य प्रदेश से हो रहे। तो एक महाराष्ट्र ही ऐसा स्टेट है जहां से इवन इफ जिसको बोले कि क्रिटिसाइज हो रही है पॉलिटिक्स, फिर भी वहां से ऑप्टिक्स बिल्डिंग जो शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी बिल्ड करती है। और आज का जमाना सोशल मीडिया का है, मीडिया का नहीं है। तो सोशल मीडिया के जमाने के चलते मुझे लगता है ये पूरी की पूरी सोची समझी साजिश है, एक रणनीति। आप देखिए सुधींद्र कुलकर्णी जी आज कहाँ है? सुधींद्र कुलकर्णी जी आज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में बैठे हैं। तो क्या पता कि एक पूरा का पूरा मतलब कॉर्पोरेट, ये थिंक टैंक्स, ये पॉलिटिशियंस मिलके 2029 की एक ब्लूप्रिंट तैयार करें और जिसका पूरा का पूरा डायरेक्टिव नागपुर से संघ से आ रहा हो। तो मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। फिलहाल ये वोलेटाइल सिचुएशन। हिमांशु जी, एक क्वेश्चन था, वो समय बहुत कम है लेकिन मैं फिर भी पूछ ले रहा हूँ, मेरा वो लालच है मेरा। ये अडानी जी इस पूरे उसमें किधर है? वो बंबई में रहेंगे, वो है तो वैसे गुजराती, दोस्ती गुजराती से ज्यादा है, इधर शरद पवार साहब से भी बहुत दोस्ती है। अडानी जी का इन सब में से कुछ लेना देना है कि वो दूर बैठ के तमाशा देख रहे हैं? नहीं, वो बिजनेसमैन है। वो एक जमाने में रॉबर्ट वाड्रा भी उनके पोर्ट पे विजिट करने गए थे, तो उनका आई मीन ही कीप्स क्या बोले, सबके साथ दोस्ती रखते हैं, ऐसी बात है। लेकिन आई विल गो विथ व्हाट सुजीत जी ने कहा कि जिस तरीके से नंबर्स है उत्तर प्रदेश के बाद, उस नंबर्स को मेंटेन करना और फाइनेंशियल कैपिटल पे कब्जा जमाए रखना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी अभी बीजेपी की चैलेंज है। क्योंकि अगर ये डिस्क्वालीफाई होते हैं शिंदे गुट वाले किसी भी मामले को लेकर, जिस तरीके से सुजीत जी ने अगेन कहा कि ये होता है, और अगर उसमें अगर आपको फिर फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा और उसमें अगर ये अजीत पवार जुट चला जाता है तो पता नहीं क्या सिचुएशन होगा, कैसे आप उसको डैमेज कंट्रोल करेंगे। और ऐसे माहौल में फडणवीस जी को इसलिए चीफ मिनिस्टर बनाएंगे क्योंकि 224 सामने है और उसमें आप ये रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। तो बिल्कुल नंबर ऑफ एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल जो मसल है महाराष्ट्र का, उसका अभी बीजेपी को पूरा का पूरा जरूरत है टिल 2024 खत्म नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये उनके लिए बैलेंसिंग टाइट रोप सिचुएशन है।